हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंड ऑफ माइन इस डैनिश फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड हुई थी। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1945 का और जगह है डेनमार्क कंट्री। वर्ल्ड वॉर जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है और हम एक डैनिश ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है कार्ल। कार्ल अपनी जीप में बैठा हुआ है और उसके सामने से बहुत सारे जर्मन सोल्जर जा रहे हैं। दरअसल वॉर के दौरान इन सभी जर्मन्स को डैनिश सैनिकों ने पकड़ लिया था, मतलब ये जर्मन सैनिक प्रिजनर्स हैं। फिर कार्ल अपनी गाड़ी से वहां से जाने के लिए निकल पड़ता है, पर जाते समय उसे किसी एक जर्मन के हाथ में एक रेड फ्लैग दिखाई पड़ता है और कार्ल वहीं पे रुक जाता है और गाड़ी से उतर के उस जर्मन सोल्जर को बहुत बेरहमी से पीटने लगता है। वो उसे तब तक पीटता है जब तक कार्ल का हाथ दर्द नहीं करने लगता और फिर वहाँ से वो निकल जाता है और फिर आ पहुँचता है समंदर के किनारे एक सफेद सैंड के बीच पर, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ फेंस लगी हुई है और एक नक्शा देखकर वहाँ पर कुछ काले झंडे भी लगा देता है। फिर हम कुछ जर्मन सैनिकों को देखते हैं। ये लगभग 14 लड़कों की अलग से एक टीम बनाई गई है और इस टीम में सभी लड़के बहुत ही छोटे उम्र के हैं। उन्हें किसी भी तरीके का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन लड़कों को एक डैनिश ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है जिसका नाम है कैप्टन एबे। और कैप्टन एबे उन्हें बताता है कि आप सभी को यहाँ पर एक बहुत ही खास मिशन के लिए लाया गया है। डेनमार्क के पश्चिमी किनारे पे लगभग 2.2 मिलियन जर्मन माइंस बिछाई हुई है और आप सभी को मिलकर डेनमार्क का ये पूरा पश्चिमी किनारा साफ करना है। और उसके बाद इन सभी लड़कों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे माइंस को डिफ्यूज करना है या फिर डिसआर्म करना है और किस तरीके से माइंस को हैंडल करना है। अच्छी तरीके से सिखाने के बावजूद भी उनमें से एक लड़का ट्रेनिंग के ही दौरान माइन फटने की वजह से मर जाता है और फिर बचे हुए 13 लड़कों को कार्ल के पास भेजा जाता है बीच पे लैंड माइंस क्लियर करने के लिए। फिर कार्ल इन सभी लड़कों को बताता है कि उन ब्लैक फ्लैग के बीच में लगभग 45,000 जर्मन माइंस बिछाई हुई है और आप सभी को इन सभी माइंस को निकालना है, डिसआर्म करना है। और जब आप सभी लोग इन माइंस को निकाल कर डिसआर्म करेंगे तो आपको घर जाने दिया जाएगा। अगर हर घंटे आप 6 माइंस निकालते हो तो अगले 3 महीनों में आप अपने घर जा सकते हैं। फिर कार्ल उन सभी को अपना मैप दिखाता है और कहता है कि हर एरिया के लिए स्पेशल सिंबल्स और नंबर्स है। सिंबल्स माइन के टाइप को दर्शाने के लिए है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की माइंस बिछाई हुई है। हर दिन माइन निकालने के बाद इस मैप पे अपडेट होना जरूरी है। ये काम उतना ही जरूरी है जितना कि माइंस निकालना। और अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से उन लड़कों को धमका के काम पे लगाया जाता है। सभी लड़के उनको जैसा सिखाया गया है वैसा काम करना शुरू करते हैं और वहाँ की माइंस निकालने लगते हैं। और फिर रात में जब ये सभी लड़के सोने जाते हैं तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम है विलियम, वो कहता है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मैकेनिक बन जाऊंगा और अपने पापा के फ्रेंड के फैक्ट्री में काम करने लगूंगा। इस बात पर हेलमुट नाम का एक दूसरा लड़का आर्ग्यूमेंट करता है और कहता है कि तुम्हारा ये खूबसूरत फ्यूचर सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है। इस बात पर सेबेस्टियन नाम का एक तीसरा लड़का हेलमुट को चुप कराता है। मतलब इन हालातों में भी इन बच्चों को उम्मीद है कि इनके दुश्मन इनको सच में घर जाने देंगे और इसके बाद वो सब लोग सब कुछ भुला के एक खूबसूरत सी जिंदगी शुरू कर देंगे। ये लड़के जब से यहाँ पर आए हैं तब से इनको कुछ भी खाने को नहीं दिया गया है और जहाँ इनका रहने का इंतजाम किया हुआ है वहाँ कार्ल के अलावा एक और औरत भी रहती है जिसकी एक छोटी सी बेटी है। वो उसकी डॉल के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते कुछ खा रही थी। वहाँ पर उन लड़कों में 2 जुड़वा लड़के भी हैं। उनमें से एक का नाम है वार्नर और दूसरे का है अर्नस्ट। उन दोनों में से एक उठ के उस बच्ची के पास जाता है और उससे दोस्ती करता है और जब वो लड़की वहाँ से जा रही थी तब उसका ब्रेड चुरा के अपने पास रख लेता है, क्योंकि ये जब से यहाँ पर आए हैं इनको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया है और इन लोगों को बहुत भूख लगी है, इसीलिए वो उस लड़की का ब्रेड चुराता है। और फिर कार्ल इन सबको सोने जाने के लिए कहता है। अगले दिन फिर से इन लोगों को खाना दिए बिना ही बीच पे
काम करने के लिए लेकर जाया जाता है। इन सबको बहुत भूख लगी हुई है, ये बिना खाए पिए ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कार्ल के डर से काम करते रहते हैं। फिर शाम को सेबास्टियन कार्ल से जाकर बात करता है कि हम लोगों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इस तरीके से बिना खाना खाए काम नहीं कर सकते। तो कार्ल सेबास्टियन को डांटता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके लिए यहाँ पर किसी ने भी खाना नहीं भेजा है और मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कार्ल सेबास्टियन को चिल्लाता है और सोने के लिए भेज देता है। यहाँ पर कार्ल बहुत ही ज्यादा भद्दी तरीके से इन लड़कों के साथ पेश आता है, उनके साथ किसी जानवर की तरह बर्ताव करता है। रात में सभी लड़के सोने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खाली पेट किसी को भी नींद नहीं आ रही है। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम हेलमुट है, वो चुपके से बाहर जाकर कुछ खाने के लिए तलाश करने लगता है। अगले दिन ग्रुप के जुड़वा लड़के कार्ल के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उनको सवेरे से उल्टियाँ हो रही है, बुखार भी है और उनको काम से ब्रेक दिया जाना चाहिए क्योंकि धूप में वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कार्ल उन पे बहुत चिल्लाता है और उन लोगों को काम के लिए बीच पर भेजता है। वो लड़के उसी हालत में काम करना शुरू करते हैं। फिर काम करते समय विलियम को भी उल्टियाँ होने लगती है और वो माइन के ऊपर ही उल्टी करता है। ऐसा करते समय उसका हाथ माइन पे पड़ जाता है और माइन फट जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। विलियम को बीच से दूर ले जाते हैं और कार्ल से मदद मांगते हैं। कार्ल कुछ देर तक तो अनसुनी करता है इनकी बात, लेकिन फिर उसको मॉर्फिन देता है और इलाज के लिए हॉस्पिटल भी भिजवाता है। और शाम होते होते सभी लड़के बीमार हो जाते हैं, सभी को उल्टियाँ होने लग जाती है। और तब हेलमुट कार्ल को बताता है कि कल रात वो सभी लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, इसीलिए उसने खेत से कुछ चारा चुरा कर लाया था और सबको खाने के लिए दिया था, उसकी वजह से ये सब लोग बीमार हो गए हैं। तब कार्ल को अंदाजा होता है कि इन लोगों ने कुछ न कुछ बहुत ही गलत चीजें खा ली है, इस वजह से इन सब का ये हाल हो गया है और इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। और इसके उपाय के तौर पर कार्ल सबको समंदर का पानी पिलाता है, सबको उल्टियाँ करवाता है और उनका पेट खाली करवाता है। उसके बाद सभी को फ्रेश वाटर से नहलाता है ताकि उनको थोड़ा बेटर महसूस हो और फिर उन सभी को सोने के लिए भेज देता है और सभी लड़के सो जाते हैं। अगली सुबह विलियम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है कार्ल, तो कार्ल को पता चलता है विलियम मर चुका है। और फिर कार्ल हेडक्वार्टर जाता है और वहाँ से उन लड़कों के लिए कुछ खाना लेकर आता है। कार्ल वहाँ से खाना लाते समय ना तो किसी से पूछता है और ना ही किसी को बताता है, लेकिन उसे वहाँ से खाना लाते समय एबे देख लेता है और उसके बाद सभी लड़कों को थोड़ा थोड़ा खाना मिल जाता है। और खाना खाने के बाद लड़के थोड़ा बेहतरीन महसूस करने लगते हैं और उसके बाद उन सभी लड़कों को झूठ बोलता है कार्ल। उन्हें बताता है कि विलियम की तबीयत बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी ठीक होकर वो अपने घर चला जा सकता है। और उसके बाद इन सभी को फिर से बीच पे काम करने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें कार्ल कुछ बदला बदला सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंसान के अंदर की इंसानियत जाग रही थी जो अब तक सो गई थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वार्नर, अर्न्स्ट और लुडविग अपना काम करते समय बहुत ही शिद्दत से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और घर जाने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर कितना पैसा कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे, ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। इन हालातों में भी इनके मन में उम्मीद के ढेरों दिए जलते देखकर ये सीन हमें काफी इमोशनल कर जाता है। और शाम को फिर से बिना कुछ खाए पिए ही इन सबको सुला दिया जाता है, क्योंकि इनके पास इतना खाना नहीं है कि ये रात को भी खा सके और ना ही डेनमार्क की गवर्नमेंट जर्मन प्रिजनर्स के लिए कुछ खाना भिजवा रही है। ये जब तक जिंदा रहेंगे ऐसे ही इन्हीं हालात में रहेंगे। फिर आधी रात को वहाँ ऑफिसर एबे आता है और उन लड़कों को बहुत मारता है, उन पे पेशाब करता है और भी गंदी तरीके से उनको ट्रीट करता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे कार्ल आता है और एबे को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जब एबे गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने वाला होता है तब उसके पास जाके कार्ल पूछता है कि यहाँ तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तब एबे कहता है कि तुम्हें भी किचन से खाना चुराने की कोई जरूरत नहीं थी इन जर्मन्स के लिए। और इस बात पे दोनों में बहस होती है। कार्ल सफाई देने की कोशिश करता है पर एबे उसे धमका के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रोज की तरह सारे लड़के
माइंस निकालने का काम करना शुरू करते हैं। तभी सेबेस्टियन को एक के ऊपर एक ऐसी 2 माइंस मिलती है। तब वो बाकी बॉयज को भी रुकने के लिए कहता है, पर वार्नर तक मतलब जुड़वा भाइयों में से एक तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो ऊपर की माइन डिसआर्म करके उठा लेता है और उसके नीचे रखी हुई माइन फट जाती है और उस लड़के के चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट भी नहीं मिलता है। और इस हादसे से उसका दूसरा जुड़वा भाई जिसका नाम अर्नस्ट है, उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो अपने भाई को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। किसी के संभालने से नहीं संभलता, यहाँ तक कि कार्ल भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ घंटों के बाद किसी तरीके से कार्ल उसे सुलाता है और यहाँ पर कार्ल को एहसास होता है कि उसके हाथ में बस कुछ बच्चों को दिया गया है, जो बच्चे खुद को भी नहीं संभाल सकते, जो बच्चे घबराते हैं और अपनी माँ के लिए रोते हैं। और वॉर तो दुश्मन देश के साथ हुआ था, फिर इन सब में ये बच्चे क्यों भुगत रहे हैं। फिर शाम को सेबेस्टियन अकेला बैठा हुआ था, तब उसके पास कार्ल आता है और उसे बताता है कि विलियम मर चुका है, मैंने तुम सब लोगों से झूठ बोला था। और अब कार्ल का दिल इन सभी बच्चों के लिए पिघल रहा है। कार्ल को इनकी हालत पे तरस आ रहा है और कार्ल से उनके लिए जो भी बन पाए वो करने की वो कोशिश कर रहा है। उनके लिए अब वो पहले वाला कार्ल नहीं रहा है, अब वो बहुत काइंड, बहुत दयालु बन चुका है उन सभी लड़कों के लिए। वो उनके साथ बातें करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ टाइम बिताता है। रोज रात को सोते समय उनके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाता था, लेकिन कार्ल अब उनका दरवाजा बाहर से लॉक भी नहीं करता। फिर अगले दिन उन लड़कों के लिए कार्ल अर्ली मॉर्निंग जाकर हेडक्वार्टर्स की किचन से फिर से खाना लाता है और इस बार वो अच्छे से ध्यान रखता है कि किसी ने उसको खाना ले जाते समय नहीं देखा है, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो उसको खाना नहीं लेकर जाने दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अर्न्स्ट अपने भाई को खो देने के बाद बहुत ही अकेला फील कर रहा है। उसे एक दिन घास में एक छोटा सा चूहा मिलता है और वो उसे पकड़ लेता है और अपने पास अपना पेट बना के रखता है। उसके बावजूद भी उसके भाई की कमी पूरी नहीं हो रही थी, ना ही अब उसका दिल यहाँ पर लग रहा था। फिर एक दिन कार्ल सभी लड़कों के साथ बीच पे खेल रहा था, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया की सभी माइंस को निकाल कर हो चुका था और उस एरिया पे बहुत देर तक खेल खेलने के बाद वो सभी लोग वापस आ रहे थे। वापस आते समय कार्ल अपने डॉग के लिए बॉल फेंकता है और उसका डॉग बॉल लाने के लिए जाता है। तभी एक माइन अचानक से डॉग की वजह से फट जाती है और कार्ल का डॉग मर जाता है। कार्ल का डॉग मर गया इस बात से और माइंस निकालने के बाद भी ये बीच सेफ नहीं है, इस बात से कार्ल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी से बहुत गुस्सा होकर पूछता है कि आप लोगों ने माइंस गलत काउंट की थी, मैं कैसे भरोसा करूं कि बीच सेफ है। और गुस्से में एक लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने लगता है, बॉल फेंकता है और उसे मुंह में कुत्ते के जैसे उठाकर लाने के लिए बोलता है। और उसके बाद अगले दिन बीच पर जाकर सभी लड़कों को पूरा बीच जहाँ से भी माइंस अभी तक साफ की गई है उतना पूरा एरिया सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर चेक करने के लिए कहता है और इससे कंफर्म हो जाएगा कि बीच सेफ है या नहीं, और अगर कोई माइन रह भी गई होगी तो भी वो फट जाएगी। कार्ल के इस बर्ताव से हेलमुट को बहुत बुरा लगता है और वो रात को वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर सेबेस्टियन को पूरा भरोसा है कि पूरी माइंस क्लियर करने के बाद कार्ल उन्हें घर पर जाने की परमिशन देगा और अगर अभी हेलमुट भाग जाएगा तो कार्ल और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और अपने वादे से मुकर जाएगा। इसीलिए सेबेस्टियन और बाकी लड़के हेलमुट को भागने से रोकते हैं और उसे बांध के रखते हैं। अगले दिन कार्ल अर्ली मॉर्निंग हेडक्वार्टर चला गया था और सभी लड़के अभी तक सो रहे थे और जो औरत उन लोगों के पास रहती थी उस औरत की बच्ची बीच पर खेलने के लिए अकेले ही चली गई थी और वो भी उस एरिया में चली गई थी जहाँ की माइंस अभी तक क्लियर नहीं की गई थी। और वो औरत भागते दौड़ते इन लड़कों के पास आती है और इनको उठाती है मदद मांगने के लिए। ज्यादातर लड़के तुरंत उठ के भाग के बीच पर आ जाते हैं और सेबेस्टियन माइंस निकालकर उस बच्ची तक पहुंचने का रास्ता बनाने लगता है। उतनी देर में कार्ल भी हेडक्वार्टर से वापस आ जाता है और तभी अर्न्स्ट भी बीच पर आ जाता है और तारों के नीचे से माइन लैंड पर कदम रखता है और चलकर बच्ची की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं पर अर्न्स्ट नहीं सुनता। उस बच्ची के पास
जाकर बातें करने लगता है। दरअसल जब अर्न्स्ट ने उस बच्ची से उसका ब्रेड चुराया था, उस दिन उसकी बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो बच्ची अर्न्स्ट के साथ काफी कंफर्टेबल भी थी। फिर सेबास्टियन माइंस निकालते निकालते बच्ची तक पहुंच जाता है और अर्न्स्ट बच्ची को सेबास्टियन के हवाले करता है और वो खुद उल्टी दिशा में चलने लगता है, मतलब माइन की लैंड पर चलने लगता है। बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्न्स्ट नहीं रुकता, क्योंकि जब से उसका जुड़वा भाई नहीं रहा है, अर्न्स्ट का दिल यहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके अपने भाई के बिना बहुत ही तकलीफ हो रही है। वो हर समय अपने भाई को याद करता रहता है, इसीलिए उसका हौसला अब टूट चुका है। घर जाने की सारी उम्मीदें बुझ चुकी है, इसीलिए अर्न्स्ट को अब जीने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। माइन लैंड पर चलते चलते एक माइन फट जाती है और अर्न्स्ट का भी उसके भाई की तरह दी एंड हो जाता है। इस हादसे से सेबास्टियन को बहुत सदमा लगता है और वो एक जगह पर जाकर अकेला बैठ जाता है। उसके भी दिल में अब सारी उम्मीदें, सारा हौसला खत्म हो रहा है। उसे भी लगता है कि वो सब लोग यहीं पर मर जाएंगे, कभी भी घर वापस नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ कार्ल आता है और सेबास्टियन को हौसला देता है कि तुम जरूर घर जाओगे, तुम सभी लोग बहुत जल्दी घर जाओगे, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और अपनी अपनी फैमिली से मिल पाओगे। फिर वो सभी लोग सब कुछ भुलाकर अपना अपना काम करना शुरू करते हैं। कुछ लड़के बीच पर माइंस निकाल रहे थे और कुछ लड़के निकाली हुई माइंस को ट्रक पे लोड कर रहे थे। तभी अचानक माइंस का पूरा भरा हुआ ट्रक ही ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ काम करने वाला हर लड़का इस ब्लास्ट में मारा जाता है। उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं मिलता है। इनमें से सिर्फ 4 लड़के जो बीच पे माइंस निकाल रहे थे, सिर्फ वही लड़के बच पाते हैं और बाकी सभी लड़के इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और इस तरीके से 10 लड़के माइंस का शिकार बन चुके थे। उसके बाद इस बीच की सारी माइन निकालने के बाद इन जर्मन बॉयज को हेडक्वार्टर भेजा जाता है और वहाँ कार्ल एबे से मिलता है और इन लड़कों को घर भेजने की बात करता है। लेकिन एबे कार्ल को बताता है कि इनमें से कोई भी जर्मन तब तक घर नहीं जा सकता जब तक डेनमार्क का पूरा किनारा साफ ना हो जाए, इसीलिए इन लड़कों को दूसरी जगह पे दूसरे बीच पर भेजा जा रहा है। इस बात से कार्ल गुस्सा हो जाता है और एबे को मनाने की कोशिश भी करता है, पर एबे कहता है कि अगर तुमने उन जर्मन्स के बारे में बात की तो मैं खुद उनको गोली मार दूंगा। और कार्ल को बिना कुछ कहे वहाँ से वापस जाना पड़ता है। अगले सीन में इन चारों लड़कों को एक नए बीच पर कुछ नए जर्मन्स के साथ भेजा जाता है, जहां पर लगभग 72,000 माइंस को लगाया हुआ है, जिन्हें डिफ्यूज करना है और निकालना है। और इस बीच पर किसी भी एरिया में कितनी माइंस है, इसका कोई भी हिसाब किताब या नक्शा इनके पास नहीं है, जो कि पहले बीच पर था। इधर कार्ल बहुत बेचैन है इन चारों लड़कों के लिए। वो उठता है और अपनी जीप में बैठकर निकल पड़ता है और अगले ही सीन में उन चारों लड़कों को हम एक ट्रक में देख पाते हैं। ये ट्रक एक जंगल में आकर रुक जाता है और कार्ल उन सबको वहाँ पे उतरने के लिए कहता है और बताता है कि इस दिशा में सिर्फ 500 मीटर दूरी पर बॉर्डर है, जो क्रॉस करते ही आप लोग जर्मनी में होंगे। सभी चारों जर्मन लड़के खुश हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे वहाँ से बॉर्डर की तरफ भागने लगते हैं। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि ये सच में हो रहा है, वो 1-2 बार पीछे मुड़कर देखते हैं, पर तेजी से कार्ल की नजरों से ओझल हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद लगभग 2000 जर्मन्स को 1.5 मिलियन माइंस क्लियर करने के काम पर लगाया गया था। उनमें से लगभग आधे लोग ये माइंस निकालते समय या तो मारे गए थे या फिर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, और उनमें से ज्यादातर कम उम्र के लड़के थे। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड एक और फिल्म की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।